Good morning, all of you. Today I will discuss the modern world history, in which the topic is Renaissance. The remaining part is here. तो आपको मैं पुनर्जागरण के प्रभाव के बारे में बता रहा था, कारण हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और परिणाम तथा प्रभाव, इस समय प्रभाव के बारे में हम बता रहे हैं। पुनर्जागरण के फलस्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में अनेक साहित्यकारों ने अपनी पांडित्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उसमें से विलियम शेक्सपियर का नाम अग्रगण्य है। विलियम शेक्सपियर इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की, 40 से अधिक नाटकों की रचना की, जिसमें कुछ नाटक सुखांत थे, बाकी शेष दुखांत, तथा प्रेम कथा पर आधारित नाटकों की भी रचना हुई। रोमियो एंड जूलियट जैसे प्रेम कथा पर आधारित नाटक थे, था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, मैकबेथ आदि नाटकों की भी रचना इन्होंने की। इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में रोजर बेकन के साहित्य, इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण की काल में अनेक प्रगति हुई, क्योंकि मध्ययुगीन यूनान और रोम से जो विद्वान इटली की तरफ गए, इटली से अन्य देशों में पदार्पण किया, उनकी सभ्यता संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ। उससे यूरोप के देश अछूते न रहे, तो अनेक जगह विद्वानों का जो जमावड़ा हुआ, उनके द्वारा अनेक साहित्यिक सृजन किए गए, जिनके द्वारा पुनर्जागरण की प्रक्रिया में खूब बल मिला। तो साहित्य क्षेत्र में प्रगति हुई, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, विज्ञान ने क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए, बारूद का आविष्कार, रसायन, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा तथा ज्योतिष, गणित इत्यादि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। और प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने का आविष्कार ने पुनर्जागरण के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे जो किताबें लिखी गई, जिनका कि सर्कुलेशन कम था, जो कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती थी, तथा जो पांडुलिपि के माध्यम से जिनकी जो है कीमत अत्यधिक पड़ती थी, जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो बहुतायत मात्रा में किताबों का प्रकाशन हुआ, और ये किताबें बहुतायत जनसंख्या को उपलब्ध हुई, जिससे लोगों ने प्रेरणा लेकर पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात ज्योतिष के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। ज्योतिष में मध्य युग में टालेमी नामक ज्योतिषकार था, ज्योतिषाचार्य था, जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, तथा अन्य ग्रह नक्षत्र इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्योंकि टालेमी के नियम को रोमन कैथोलिक चर्च ने भी समर्थन किया, और जब अन्य ज्योतिष शास्त्री एवं वैज्ञानिक कोपरनिकस का आविर्भाव हुआ, तो उन्होंने खोज करके बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है, और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, तथा पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह एक ग्रह है, और जितने भी ग्रह हैं
वह सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस तरह से कोपरनिकस के सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई, क्योंकि यह बाइबल के विरोध में था। रोमन कैथोलिक चर्च ने इसका विरोध किया और पोप के दबाव के कारण कोपरनिकस को अपना प्रचार प्रसार वापस लेना पड़ा। लेकिन यह विचारधारा रुकी नहीं और यह आगे बढ़ता रहा। अंत में केपलर नामक एक ज्योतिषाचार्य हुआ, एस्ट्रोनॉमिस्ट हुआ, जिसने खगोल शास्त्री हुआ, जिसने कोपरनिकस के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी साबित कर दिया कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया, केपलर ने। और जर्मन के खगोल शास्त्री जो केपलर हुए, उन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, वह अपनी धुरी पर ही घूमता है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह नक्षत्र उसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। तत्पश्चात गैलीलियो नामक खगोल शास्त्री का भी आविष्कार हुआ। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस तथा केपलर के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इस प्रकार से जो रूढ़िवादी परंपरा थी रोमन कैथोलिक चर्च की, इस सिद्धांत से लोगों ने अपने को ऊपर उठाया तथा सभी ने यह माना कि नहीं, सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा यह अपनी धुरी पर स्वयं घूमता है और अन्य ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी सहित अन्य ग्रह नक्षत्र इसके चारों तरफ घूमते हैं। इस तरह से इन ज्योतिषचार्यों, इन एस्ट्रोनॉमिस्ट, इन वैज्ञानिकों का उदय ने जो धार्मिक अंधविश्वास था, जो रूढ़िवादिता थी, जिसका विरोध करने का साहस नहीं होता था, उन सब की दिशा में पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और गैलीलियो नामक ज्योतिष शास्त्री, वह एक महान वैज्ञानिक भी था जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। टेलीस्कोप उन्होंने 1609 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया और इसके माध्यम से ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति को नापा गया। इस प्रकार से महान ज्योतिष शास्त्री के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी था जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार करके यह सिद्ध कर दिया कि ग्रहों की गति कैसे है, ग्रह नक्षत्र कैसे चक्कर लगाते हैं। और यह जो है पृथ्वी भी एक ग्रह है और यह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ज्योतिष की प्रगति ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात गणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जो गणितज्ञों ने अपने योगदान से पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एक महान गणितज्ञ ने क्यूबिक इक्वेशन का आविष्कार किया। क्यूबिक इक्वेशन का आविष्कार किया। इसके बाद अन्य गणितज्ञ भी पैदा हुए जिन्होंने कि जो मध्य यूरोप, जो रूढ़िवादी परंपरा से अंतर्व्याप्त था, उसमें क्यूबिक इक्वेशन
दशमलव पद्धति का भी विस्तार हुआ इसी समय क्यूबिफिकेशन के साथ साथ। और इन सभी ने गणित के क्षेत्र में काफ़ी, वैज्ञानिकों ने गणित के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया तथा महान गणितज्ञों ने इन आविष्कारों के साथ साथ ही गणित के क्षेत्र में अपने योगदान को आगे बढ़ाया तथा लॉगरिथम का भी आविष्कार इसी समय हुआ। लॉगरिथम का भी आविष्कार एक गणितज्ञ ने किया। इस तरह से ज्योतिष के साथ साथ गणित का भी आविष्कार ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। फिजिक्स के क्षेत्र में अनेक वैज्ञानिकों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। ऐसे समय में आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों का आविर्भाव हुआ। आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नियम को प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया और इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो वस्तुएं ऊपर फेंकी जाती हैं वह अवश्य ही गिरती हैं। और गैलीलियो ने भी यह बताया, गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि जो वस्तुएं चाहे जो भी जिस भार की हों, अगर समान भार की है, अगर ऊपर फेंकी जाएंगे तो पृथ्वी पर समान तरीके से गिरेगी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन तथा गैलीलियो के सिद्धांतों के माध्यम से भौतिक विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई जिन्होंने पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसमें विलियम हॉर्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई। विलियम हॉर्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन कि रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है, और ये सिद्धांत बताया किया कि जो किडनी है ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यह रुधिर को परिशुद्ध करने का काम करती है। जो शुद्ध रखती है रक्त है शरीर में, जो इम्प्योर ब्लड है इसको प्योर बनाती है। इस प्रकार से विलियम हॉर्वे ने रुधिर परिसंचरण के नियम का विकास किया तथा अन्य वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में सर्जरी की प्रक्रिया का विकास किया और मानव संरचना में उन्होंने सर्जरी का विकास करके जो है यह दिखाया कि शल्य चिकित्सा के द्वारा किसी व्यक्ति को जो है ठीक किया जा सकता है। तत्पश्चात जो है अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति हुई जिसमें एक कैलेंडर बनाया गया जिसे क्योंकि पहले एक कैलेंडर चलता था
उसके अनुसार वर्षों का निर्धारण होता था। इसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था। जूलियन कैलेंडर के द्वारा में दोष या त्रुटि यही थी कि इसमें महीने के का समय निर्धारित नहीं किया गया था, कौन सा महीना कितने दिन का होगा। तत्पश्चात 16वीं सदी में जो है 1582 में एक ग्रेगरी, एक पोप थे ग्रेगरी 13, इनके द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का आविष्कार किया गया 1582 में। और यह कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 10 वर्ष पीछे था। इसमें वर्ष को 365 दिनों में बांटा गया तथा महीनों की संख्या सुनिश्चित कर दी गई और प्रत्येक वर्ष का महीना जो है जनवरी से प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीनों का निर्धारण किया गया तथा प्रत्येक वर्ष में फरवरी का दिन 28 वर्ष निश्चित किया गया और प्रत्येक वर्ष जो 6 घंटे बढ़ जाता था, 6 आवर्स बढ़ जाता था, उसमें 4 वर्ष बाद फरवरी का दिन जो है 29 कर दिया गया। मीन्स लीप ईयर 4 वर्ष बाद जो है फरवरी 29 दिन की होने लगी, जिसको लीप ईयर कहा गया। कहने का तात्पर्य है जो सन 4 से कट जाता था वह अधिवर्ष के रूप में माना जाता था। इस प्रकार से पुनर्जागरण की प्रक्रिया ने गणित, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण मध्य यूरोप में, जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में काफ़ी प्रगति हुई। यहाँ वैज्ञानिकों का जमावड़ा था। इनकी प्रगति के द्वारा जो है जीव विज्ञान का काफ़ी प्राणी विज्ञान का काफ़ी विकास हुआ, जिन्होंने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इस तरह से हम समीक्षात्मक आधार पर कह सकते हैं कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया जो आरंभ हुई थी मध्ययुगीन रोमन और यूनान के द्वारा, जिसने कि संपूर्ण यूरोप को अपने क्षेत्र में ले लिया, इस तरह से पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण विकास हुआ। वो विद्वान वैज्ञानिक जो विश्व के अनेक क्षेत्रों में, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में गए, उन्होंने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया, जिससे लोग रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध किए और पुनर्जागरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। तो इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको नोट कर लीजिए। और यह पुनर्जागरण का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसांस? व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसांस? रेनेसांस this and what was the causes and what is causes, effect and result of Renaissance. इसको हिंदी में लिख लीजिए कि पुनर्जागरण से क्या समझते हैं, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। इसके कारण
परिणाम तथा प्रभावों की विवेचना कीजिए। प्रभावों की विवेचना कीजिए। दिस इज वेरी important question for the examination point of view. Please note down and write down a note, prepare a note on this topic. Yes, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर एक प्रश्न बनाइए आप लोग और यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में। इसलिए पुनर्जागरण का चैप्टर खत्म हुआ, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा चैप्टर शुरू करें।